नमस्ते। आज मैं आपके सम्मुख रीतिकाल का प्रतिपाद्य और उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ लेकर प्रस्तुत हूँ। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से ये जानकारी प्राप्त होती है कि राजनीतिक दृष्टि से वह युग निरंकुश राजतंत्र का युग रहा था। उस युग में राजप्रसादों में भोग विलास की प्रधानता थी। सामाजिक जीवन में अंधविश्वास और आडंबर और कुरीतियों का बोलबाला था। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी और बहु विवाह जैसी कुरीतियाँ उस समय प्रचलित थी। और धार्मिक दृष्टि से मंदिरों में भी आडंबर विद्यमान था। इस आधार पर जितने भी उस समय के कवि थे उनकी खोज एक अच्छे राजा का आश्रय रहा करता था। इसलिए उन कवियों को राजा की प्रसन्नता के हिसाब से काव्य की रचना करनी पड़ती थी। कभी कभी इन कवियों को काव्य कला की शिक्षा देने के उद्देश्य से भी काव्य की रचना करनी पड़ती थी। केशव की कवि प्रिया नामक जो रचना है वो उनके राजा की गणिका को काव्य कला की शिक्षा देने के उद्देश्य से रची गई थी। उस समय के कवियों को एक अच्छे राजा का आश्रय अगर मिल गया तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। देव जैसे कवियों को तो आजीवन एक अच्छे राजा के आश्रय की तलाश में भटकते रहना पड़ा। इस प्रकार बहुत से जो कवि थे वो आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे। राजाओं के दरबार में काव्य कला का प्रदर्शन होता था। जो श्रेष्ठ कवि होता था उसको उस अच्छे पुरस्कारों से नवाजा जाता था। ऐसा था वो रीतिकाल का युग। इसलिए उसके अनुकूल ही काव्य की रचना उस समय बन पड़ी। और इसी आधार पर यदि हम उस समय की रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहले मैं सामंती अभिरुचि के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यह काल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस काल का समस्त साहित्य राजाओं के आश्रयदाता कवियों के द्वारा राजाओं की रुचि के अनुकूल साहित्य की रचना हुई है। वैसे तो हर युग में प्रेम और श्रृंगार कविता का मुख्य विषय रहा है, परंतु रीतिकाल में राजाओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रेम, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण कविताओं की रचना देखने को मिलती है। रीतिकाल का कवि नायिका के नक्शिक सौंदर्य में डूबा हुआ था, क्योंकि उसी सौंदर्य से राजा को प्रसन्न किया जा सकता था। भोग और विलास की प्रधानता के कारण कवियों के काव्यों में मांसल सौंदर्य का चित्रण भी खूब देखने को मिलता है। इस आधार पर उस समय के काव्य को समालोचकों ने घोर अश्लीलता का काव्य कह करके इसकी समालोचना की है। दूसरी इस काव्य की मुख्य विशेषता है आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। उस समय के कवियों में राजा का आश्रय पाने के लिए आपस में होड़ रहा करती थी। एक दूसरे को पीछे रखने के लिए अच्छे से अच्छे काव्य की रचना करके राजा को प्रसन्न किया जाता था, जिससे क्या है कि राजा का आश्रय मिल सके और उस कवि की आजीविका चल सके। राजा भी कला प्रिय हुआ करते थे, इसलिए अच्छे कवि को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। उस समय के कवि केशवदास ने श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो भेद किए, किंतु काव्य शास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है, यह मुख्य विषय नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय के काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि काव्यों के आधार पर ग्रंथों की रचना की गई है। इसी के साथ तीसरा जो इसकी मुख्य विशेषता है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस युग के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार ही है।
ये श्रृंगार प्रधान काव्य है। श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य तक को भी प्रभावित किया। भगवान कृष्ण के इस भक्ति साहित्य में माधुर्य भावना का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारिक काव्य की रचना हुई। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था। उसमें प्रेम लीलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु उस युग में राम भक्ति में भी माधुर्य भाव का प्रवेश हुआ। कृष्ण के समान राम की भी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लग गया, पर ये इतना अधिक नहीं मिलता है। पर इससे ये तो सिद्ध होता ही है कि उस समय की भक्ति भावना भी श्रृंगारिक भावना से प्रभावित हुई है। इस प्रकार उस काल के साहित्य में नारी सौंदर्य का चित्रण भी देखने को मिलता है। श्रृंगार कालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया जाता था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगार कालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन में यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। अर्थात उस समय स्त्री को एक उपभोग की वस्तु मात्र माना गया था। कवि देव ने कहा है इस बारे में, कौन गने पुरवन नगर कामनी एके रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। दोबारा सुनिए, कौन गने पुरवन नगर कामनी एके रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करे प्रीति। इससे स्पष्ट होता है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। उनकी दृष्टि में नारी माँ नहीं है, बहन नहीं है। नारी सिर्फ एक शरीर है, कामनी है, जो मन को प्रसन्नता देने वाली है। यह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र है। श्रृंगार काल में नायिका भेद का निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का ही चित्रण करता है। मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। श्रीधर कवि नायिका के बारे में कहते हैं, मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। कहने का भाव यह है, श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन थी, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी के मधुर आंचल की छाया में बैठकर अपने दुखों एवं पराभवों को भूल जाते हैं। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक एवं गृह लक्ष्मी एवं मातृ रूप का निरीक्षण नहीं कर सका। वह तो परकीय नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करता रहा है। विलास के साधन नारी के रूप सौंदर्य के प्रति कवि की आसक्ति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रुग्ण भावना का द्योतक माना है। इस प्रकार रीतिकाल का साहित्य नारी सौंदर्य से परिपूर्ण है। सभी कवियों ने नारी सौंदर्य को लेकर अपनी अपनी कविताओं में बहुत सुंदर चित्रण किए हैं। नारी को एक वस्तु माना गया है, सौंदर्य का एक साध्य माना गया है। इसके आगे अगली जो मुख्य विशेषता है वह है भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। चूँकि रीतिकाल से पहले भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी, उन भक्ति काल की भावनाओं का प्रभाव रीतिकाल में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ कवि यहाँ भी भले ही श्रृंगार उनका मुख्य उद्देश्य रहा हो, भगवान के नाम पर श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे, परंतु उनके काव्य में कहीं कहीं विशुद्ध रूप से भक्ति एवं वैराग्य की भावना भी देखने को मिलती है। रीतिकाल के प्रत्येक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संभवतः अतिशय श्रृंगारता से उनका मन कभी कभी
ऊब जाता था और ऐसी स्थिति में वे भगवान की शरण में चले जाते थे। बिहारी सतसई में बिहारी ने बीच बीच में जगह जगह भगवान की भक्ति से संबंधित छंद प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार अन्य रीतिकालीन कवियों ने भी अपने काव्य के बीच बीच में श्रृंगार के बहाने, प्रभु के बहाने अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की है। रीतिकाल की अगली विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीतिकाल को यद्यपि इस हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, परंतु प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण रीतिकाल में देखने को मिलता है। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में अधिक चित्रण हुआ है। यो तो रीति काव्यकारों ने 12 मासा, ऋतु वर्णन आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया है। कुछ कवि ने तो इस पर स्वतंत्र रूप ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की उनमें अधिकता अत्यधिक विरलता है। जो खोजने पर उनके चित्र भी मिल जाएंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों की सी संश्लिष्टता है और न रीतिमुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता है। फिर भी रीतिकाल का काव्य प्रकृति चित्रण से अपूर्ण नहीं है। अगली विशेषता इस युग की है आश्रयदाता की प्रशंसा। ये पहले बता चुका हूँ कि इस युग के कवियों में राजा को खुश करने की होड़ हुआ करती थी, इसलिए जिस राजा के आश्रय में कवि रह रहे हैं उस राजा की प्रशंसा करने में अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते थे। राजाश्रय की छाया में काव्य सृजना करने वाले कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना चाहते थे, इससे उनको खुशी मिलती थी। इसी कारण उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अपने आश्रयदाता को भी खरी खोटी सुनाने का साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। जीवन यापन की व्यवस्था के कारण इन दरबारी कवियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए काव्य की रचना की। अतः इन कवियों से सामाजिक रचनाओं को लेकर, मानवीय संवेदनाओं को लेकर साहित्य की रचना की अपेक्षा करना पूर्णतः गलत होगा। इस काल में मुक्त शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। ये इस काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। रीति काल में यद्यपि प्रबंध काव्यों की रचना बहुत हुई है, किंतु अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को ही अपनाया है। भक्ति युग में ही राज दरबार में मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि और आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा। राज दरबार की मुक्तक परंपरा को रीति युगिन राजाश्रित कवियों ने भी अपना लिया। मुख्यतः घनाक्षरी, कवित, सवैया एवं दोहा छंदों की रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है। इस अंत में इस युग की मुख्य प्रवृत्तियों विवेचना करते हुए हम कह सकते हैं कि इस युग में मुक्तक शैली का बहुत अधिक विकास हुआ है। इस युग में ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत देखने को मिलता है। भक्ति काल की मुख्य विशेषता ब्रज भाषा रही है। अवधि का प्रयोग भी होता रहा है। ये दोनों भाषाएं मुख्य रूप से रीति काल के साहित्य की मुख्य भाषाएं बनकर के रही हैं, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को जो सौष्ठव दिया, उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा ही अधिक व्यापक रूप में देखने को मिलती है। रीति काल का 90% से अधिक काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है,
इसलिए ब्रज भाषा को काव्य के अधिक अनुकूल समझा गया है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं रीतिकाल की मुख्य भाषाएं ब्रज और अवधि रही हैं और इन दोनों में से ब्रज का प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिलता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है, रीति काव्य भावना और कला के सम्मिलित आकर्षण का परिणाम है। कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोकुल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय मानने की प्रवृत्ति के बावजूद रीति कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इसी के साथ आज का ये विषय यही समाप्त होता है और आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे क्या है कि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।